नमस्कार। आज अपने 12th हिस्ट्री के दूसरे अध्याय के एक महत्वपूर्ण बिंदु समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का जो है एक महान शासक रहा है, उसकी विजयों का वर्णन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, ये अपने लेसन का नाम है और इसमें अध्ययन बिंदु आएगा समुद्रगुप्त का विजय अभियान। ये उसका जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसके विजय अभियान के बारे में जो है अपने ख़ास तौर पे यदि देखा जाए तो सीधी सी बात यह है कि समुद्रगुप्त अपने आप में एक बहुत महान शासक रहा है भारत का। चूँकि गुप्त वंश भारत का वैसे भी प्राचीन भारतीय इतिहास का एक स्वर्ण युग है, तो उस स्वर्ण युग में जो है सबसे महान शासकों की यदि बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और उसके बाद में उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब जो है महत्वपूर्ण और बहुत ही महान शासक रहे हैं। तो उन्हीं में से जो है समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है, और उसके बारे में अपने चर्चा जो है पिछली वीडियो में कर भी चुके हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज उसके जो है विजय अभियान के बारे में बात करेंगे। तो विजय अभियान में सबसे पहले बात तो ये है कि समुद्रगुप्त अपने आप में एक महान शासक, एक सेनापति, कूटनीतिज्ञ और बहुआयामी प्रतिभा से युक्त यथार्थवादी व्यक्तित्व का धनी था। ये एक महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में। और उसका दरबारी कवि और उसका संधि विग्रहिक, अपने आप में एक ही बात है। दरबारी कवि और उसका संधि विग्रहिक था एक हरिसेन, ये पढ़ा है, जिसने अपने आप में प्रयाग प्रशस्ति नामक एक जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है। तो इस प्रयाग प्रशस्ति नामक स्तंभ लेख में जो है प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के पराक्रम और उसकी विजय या दिग्विजय जिसको अपने बोल देंगे, उसका वर्णन उसने किया है। तो उसका दरबारी कवि, ये भी पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में काफ़ी चर्चा की थी, और उसका संधि विग्रहिक भी था ये जो हरिसेन जो था, उसने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में खूब वर्णन जो है वो दिया है। और उसकी दिग्विजय के बारे में जो है इसने चर्चा जो है की है। दिग्विजय का मतलब आसपास के पड़ोसी राज्यों को और विदेशी राज्यों को जीतकर अपने शासन में शामिल करना, अपने राज्य में शामिल करना और अपने आप में अपने राज्य को एक साम्राज्य का रूप देना। सीधी सी बात है, जिसको अपने दिग्विजय बोल सकते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले जो है उसने कुछ भागों में जो है अलग अलग तरीके से जो है उसने नीतियाँ अपनाई हैं युद्ध की, और उनको अपने शासन में शामिल करने की, और उन्हीं नीतियों का वर्णन अपने इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले बात आती है आर्यावर्त का प्रथम अभियान। आर्यावर्त पे उसने 2 अभियान किए हैं, और उसमें उसका पहला अभियान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पहले अभियान में जो है उसने क्या कुछ किया है वो बात। अब देखो, एक तो ये है कि आर्यावर्त है क्या चीज़। तो आर्यावर्त किसको कहा गया है? वैसे भारत का भी प्राचीन नाम जो अपने आप में हम देखते हैं कि आर्यावर्त रहा है। जैसे महाभारत काल में भी भारत को एक प्रकार से आर्यावर्त के नाम से ही पुकारा जाता था। तो आर्यावर्त का मतलब यहाँ पर है हिमालय पर्वत, और उसके बाद में जो मध्य भारत के अंदर विंध्याचल पर्वत है, इन दोनों के बीच का जो भूभाग है, खास तौर पे गंगा यमुना के आसपास की नदियों द्वारा जो अपने आप में जो उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र है, यानी गंगा और यमुना के क्षेत्र वाला जो, जिसमें आज का हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और आज का जो है एक प्रकार से पश्चिम बंगाल, और उसके साथ साथ में मध्य भारत की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, ये सारे जो है एक प्रकार से क्षेत्र उसमें शामिल हो जाएंगे। तो आर्यावर्त का जो है ये अभियान हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच के भूभाग पर जो है उसने किया था। और यहाँ के उस समय 9 राजा थे। उन राजाओं के नाम हैं रुद्रदेव या रुद्रवेद, उसके बारे में मतिल या मलित भी उसका जो है एक प्रकार से नाम लिखा मिलता है, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति, नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा, ये 9 राजा थे जिनको उसने पराजित किया है। तो महत्वपूर्ण है। विंध्याचल और हिमालय के बीच के आर्यावर्त नामक स्थान पर उसने पहली बार अभियान किया, और इस अभियान में उसने 9 राजाओं को जो है एक साथ पराजित किया है। अलग अलग युद्धों में उसने पराजित किया है, और उनके साथ उसने राज्य प्रस्बोधरण की नीति का अवलंबन किया है या अपनाई है। राज्य प्रस्बोधरण की नीति, इसका मतलब ये हुआ कि बलपूर्वक जो है इन राज्यों को जीतकर अपने राज्य में उसने मिला लिया है। राज्य प्रस्बोधरण नीति का जो है अर्थ क्या होता है, तो लिखा है बलपूर्वक जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लेना। ये इस जो है शब्द का अर्थ है राज्य प्रस्बोधरण नीति का।
तो इस नीति से जो है एक प्रकार से उसने राज्यों को, इन उत्तर भारत के जो है 9 राज्यों को जीतकर अपने राज्य में, अपने राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य में उसने शामिल कर लिया है। उसके अलावा जो है बात आती है आर्यवर्त के दूसरे अभियान की। तो इस बार भी जो है उसने सेम जो है इन्हीं राजाओं और इनके आसपास के अन्य जो है इनके पड़ोसी राजाओं को पराजित करके सेम वही नीति, राज्य प्रस्बोधन की नीति का जो है एक प्रकार से अवलंबन किया, या फिर ये दोबारा जो है इनके साथ ये नीति अपनाता है वो। हालांकि पहली बार जो है ये इनके साथ वैसा ही करता है, दोबारा चूंकि विद्रोह की स्थिति पैदा न हो इस वजह से वो दोबारा इनके ऊपर अभियान करता है और दोबारा जो है इनको अपने आप में बलपूर्वक अपने राज्य में एक प्रकार पुनः जो है उनको डराकर, या यूं कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनको अपने वश में करने का प्रयास करता है, ताकि ये किसी भी तरीके का जो है एक प्रकार से विद्रोह न कर पाएँ। तो इस वजह से दोबारा जो है दूसरी बार वो आक्रमण करता है, तब भी इनके साथ ये राज्य प्रस्बोधन की नीति का अवलंबन करता है। फिर बात आती है आठवीं राज्य। अब आठवीं राज्य क्या है, तो विंध्याचल पर्वत जो है, जो मध्य भारत के एक प्रकार से लगभग बीच में से कर्क रेखा के सहारे सहारे चलता है, इस विंध्याचल पर्वत के आसपास के लगभग 18 राज्य उस समय थे और उन 18 राज्यों को ये पराजित करता है अलग अलग युद्धों में। तो आठवीं राज्य का मतलब यहाँ पे विंध्याचल पर्वत के आसपास के 18 राज्यों से है। इन राज्यों को उसने पराजित किया और इनके साथ उसने परिचारिका वृत्ति, ये एक महत्वपूर्ण जो है नीति मानी जाती है, परिचारिका वृत्ति, इस नीति का उसने अवलंबन किया है। इसका मुख्य अर्थ है कि उसने इन शासकों को अपना सेवक बना लिया, यानी अपने अधीन कर लिया है, इनको अपना सेवक बनाया है। और सेवक बनाकर जो है क्या किया है उसने कि अपने आप में इनको स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं करने दिया, अपना सेवक बना के इनके राज्य को इनको खुद को सौंप दिया है। और ये राज्य जो है, या ये राजा जो थे, अपने आप में समय समय पर उसकी सैनिक और उसकी जो है आर्थिक सहायता किया करते थे। तो ये आठवीं राज्य जो है अपने आप में विंध्याचल पर्वत के आसपास के 18 राज्यों को उसने जीतकर परिचारिका वृत्ति नामक जो है नीति का अवलंबन किया, ये नीति अपनाई है। और ख़ास बात ये हुई इस विजय से कि इससे समुद्रगुप्त को दक्षिण भारत में जो है विजय प्राप्त करने का मार्ग जो है वो मिल जाता है। अर्थात समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की जो विजय है उसका मार्ग जो है एक प्रकार से खुल गया इस आठवीं जो है एक प्रकार से राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद। तो निश्चित तौर पे उसके बारे में वो दक्षिण भारत में जो है जाएगा एक प्रकार से विजय के लिए। तो नया टॉपिक अपना शुरू हो जाएगा दक्षिणाव्रत की जो है एक प्रकार से, या दक्षिणापथ की विजय, ये अपना नया एक प्रकार से बिंदु हो जाएगा। तो उसमें जो है उसने क्या किया है, तो दक्षिण भारत के इन राज्यों पे उसने विजय प्राप्त की है। दक्षिण भारत के जो भी राज्य रहे हैं, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास के जो एक प्रकार से राज्य जो थे, इन राज्यों को जो एक प्रकार से उसने विजय प्राप्त की है। और क्या किया है उनके साथ उसने, तो इन राज्यों को उसने अपने राज्य में शामिल नहीं किया, बल्कि उनके साथ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई है। अर्थात अपने राज्य में बलपूर्वक, जिस तरीके से उसने आर्यव्रत के राजाओं को बलपूर्वक अपने राज्य में मिलाया है, आठवीं राज्यों को उसने अपना गुलाम बनाया, एक प्रकार से सेवक बनाया, इनके साथ उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। इनके साथ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई है, और जिसके अनुसार शत्रु पर उसने अधिकार किया और उसके बाद में उन्हें पुनः मुक्त कर दिया। ग्रहण मतलब उन पर अधिकार करना, मोक्ष का मतलब उनको दोबारा जो है उनके अनुग्रह मतलब उनके आग्रह पर, उनकी विनती पर एक प्रकार से उनको दोबारा मोक्ष मतलब उनको मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया उनको। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अवलंबन करते हुए उसने शत्रु पर पहले अधिकार किया और अधिकार करके उन्हें पुनः मुक्त कर दिया। ऐसा क्यों किया उसने? वो राज्य में मिला भी सकता था, इतनी पावर थी उसमें, लेकिन उसको पता था, वह जानता था कि इन दूरस्थ भागों का था दक्षिण भारत के जो ये राज्य हैं, इनको प्रत्यक्ष रूप से इन पे शासन करना असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल अवश्य था। अर्थात इन राज्यों पर, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, इन पे अपने आप में शासन करना उसके लिए जो है मुश्किल नहीं था, यानी उसके लिए सीधी सी बात है कि असंभव नहीं था, वो कर सकता था इनको, लेकिन मुश्किल अवश्य था, क्योंकि उत्तर भारत के जो है संसाधन उतने एक प्रकार से उसके पास नहीं थे कि वो दक्षिण भारत में, उत्तर भारत से एक प्रकार से दक्षिण भारत में लंबे समय तक जो है इनको अपने वश में कर सके, इनके अपने अधिकार में रख सके, अपने अधीन कर सके। इसलिए उसने जो है एक प्रकार से ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अवलंबन किया है। इस नीति को कैचिंग बटरफ्लाई एंड सेटिंग देम फ्री, ये अपने आप में एक इंग्लिश वर्जन अपने इस ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति को अपने बोल सकते हैं। इसका सेटिंग जो है बटरफ्लाई एंड
कैचिंग बटरफ्लाई एंड सेटिंग देम फ्री की नीति भी कह सकते हैं। तो पेपर में प्रश्न दोनों तरीके से आ सकता है कि ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति क्या है उसका वर्णन कीजिए, या फिर कैचिंग बटरफ्लाई एंड सेटिंग देम फ्री नीति का अवलंबन उसने किन राज्यों के साथ किया है, दक्षिण भारत के राज्यों के साथ उसने किया है। किसी भी तरीके से प्रश्न आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही शब्द हैं, याद रखेंगे। उसके बाद में उसकी बात आती है परराष्ट्र नीति की, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। परराष्ट्र नीति का मतलब है दूसरे राज्य यानी विदेशी राज्यों के साथ उसने किस तरीके की नीति का अवलंबन किया है। तो इस नीति के अंतर्गत जो है उसने सबसे पहले एक तो विदेशी राज्य जो है उसके अधीन मित्रों की तरह थे, समुद्रगुप्त के अधीन मित्र की तरह जो एक प्रकार से ये कार्य करते थे, उसके अधीन मित्रों के समान थे अपने आप में। और उसके बाद में है कि इनके साथ उसने कुछ नीतियां अलग अलग अपनाने का प्रयास किया है, तो अलग राज्यों के साथ अलग अलग नीतियां उसने अपनाई हैं। वो कौन कौन सी नीतियां उसने अपने आप में अपनाई हैं उनके साथ, तो उनमें उनका वर्णन इस तरीके से है। सबसे पहले बात आती है आत्मनिवेदन की। पहली नीति है आत्मनिवेदन की नीति। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे राज्यों ने उसके एक प्रकार से पराक्रम से, उसकी सेनाओं से और उनके जो है एक प्रकार से उसके बाहुबल से जो है डरकर उनके साथ क्या किया है जी, आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मनिवेदन की नीति इसको बोला जा सकता है। आत्मनिवेदन की नीति परराष्ट्र नीति के अंतर्गत कुछ राज्यों ने उसके साथ ऐसा किया है, जिसमें बहुत से राज्यों ने जो है उसके पराक्रम से डरते हुए उसके साथ सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। उसके बारे में दूसरी नीति काफ़ी महत्वपूर्ण है, नाम है गुरुत्तम मंदाक स्विषय भुक्ति शासन याचना। विषय या भुक्ति का मतलब यहाँ पे अपने आप में आज की तरह के जिलों को या अपने राज्यों को बोल सकते हैं। जैसे जिलों को जो है बाद में राज्यों में जो है एक प्रकार से राज्यों को जिलों में जिस तरीके से बांटा गया उस तरीके से भुक्ति और स्वय विषय का मतलब यहाँ पे जिले से है और भुक्ति का मतलब यहाँ पे राज्य से है। भुक्ति विषय लगभग एक सी बात है लगभग। तो गुरुत्वमंदांक स्वय विषय भुक्ति शासन याचना का मतलब ये है कि अपने विषय अर्थात अपने जिले या अपने शासन ग्रह जो है एक प्रकार से उन जो है पर शासन करने के लिए गरुड़ की मुद्रा से अंकित राज आज्ञा की भिक्षा मांगना। अब यहाँ पे गरुड़ की मुद्रा का मतलब क्या है, तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त का राज चिन्ह जो था, यानी समुद्रगुप्त जिस चिन्ह से जो एक प्रकार से अपना शासन चलाता था उसके ध्वज के ऊपर जो एक प्रकार से जो निशान या यूं बोल सकते हैं कि जो अंकन था वो गरुड़ का था। गरुड़ एक पक्षी है, अपने आप में एक पौराणिक पक्षी माना जाता है। तो उस गरुड़ पक्षी की जो है एक प्रकार से तस्वीर वाला या उसकी मुद्रा वाला जो है एक प्रकार से राज आज्ञा की भिक्षा, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप में उसकी अधीनता ही स्वीकार कर रहे हैं समुद्रगुप्त की, क्योंकि अपने आप में वैष्णव धर्म को मानने वाले रहे हैं ये गुप्त वंश के जितने भी शासक हैं। तो इसलिए जो है गरुड़ की मुद्रा से अंकित राज आज्ञा की भिक्षा मांगते हैं ये राज्य, जो विदेशी राज्य जो उसके अधीन हो चुके हैं, जिन्होंने उसका आत्मसमर्पण कर दिया। ये दूसरी नीति अपने बोल सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण नीति है कन्योपायन दान। कन्योपायन दान का मतलब यहाँ पर यह है अपनी कन्याओं को उपहार और भेंट देकर सम्राट समुद्रगुप्त के साथ उनका विवाह कर देना। अर्थात कन्योपायन दान नामक एक नीति का अवलंबन करते हुए विदेशी अधीन राजाओं ने अपनी कन्याओं को कुछ उपहार और भेंट देकर सम्राट समुद्रगुप्त के साथ उनका विवाह कर दिया। इस तरीके से स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों पर भी जो है अपनी विजय प्राप्त की है। और इन सब नीतियों के आधार पर अपने कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त अपने आप में बहुत महान शासक रहा है अपने समय का। उसने अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग जो है नीतियां अपनाकर उनको अपने अधीन रखा। और इसी वजह से जो है समुद्रगुप्त के बारे में एक प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने कहा है कि वो अपने आप में, विसेंट स्मिथ उनका पूरा नाम था, और उन्होंने कहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का अपने आप में उसने नेपोलियन कहा है कि भारत का नेपोलियन है ये। जिस तरीके से यूरोप महाद्वीप में 18वीं 19वीं शताब्दी में यानी 1804 से लेके और 1815 ईस्वी तक नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पर अपना शासन चलाते हुए पूरे यूरोप महाद्वीप पर अपने अधिकार की बात की है, उसका अपना डंका बजाया उसने। ठीक उसी तरीके से समुद्रगुप्त ने भी भारत और भारत के आसपास के पड़ोसी राज्यों पर अपनी प्रकाष्ठा, अपनी जो है अपना परचम लहराया, जिससे विसेंट स्मिथ ने जो एक प्रकार से उसको भारत का नेपोलियन कहकर जो है एक प्रकार से पुकारा है।
तो इस तरीके से समुद्रगुप्त की इन विजयों पर जो है पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है 12th हिस्ट्री के जो है लिहाज से यदि देखा जाए। तो इन्हीं से संबंधित जो है कुछ एक क्वेश्चन जो है मैंने बनाए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को जो है टैली कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन इस तरीके से हैं। सबसे पहले बात आती है कि अपना अध्ययन बिंदु सेम वही समुद्रगुप्त की जो है विजय अभियान के बारे में। तो इसमें जो है कुछ 5 प्रश्न। सबसे पहले है, समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के राज्यों को जीतकर कौन सी नीति अपनाई थी। नंबर 1 का क्वेश्चन जो है एक प्रकार से ये पूछा जा सकता है, 1 अंक का प्रश्न है ये। समुद्रगुप्त की वो नीति बतानी है आपने जो उसने उत्तर भारत के राज्यों के साथ अपनाई है। दूसरा है, समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का संक्षिप्त वर्णन करना है। ये ग्रहण मोक्षानुग्रह क्या है ये आपने बताना है। उसके बाद में है, मध्य भारत के 8वीं राज्य जो एक प्रकार से विंध्याचल पर्वत के आसपास के जो 8वीं राज्य हैं, उन 8वीं राज्यों को पराजित करके समुद्रगुप्त ने किस नीति का पालन करवाया। उन राज्यों के साथ कौन सी नीति का अवलंबन किया है ये आपने बताना है 8वीं राज्यों के साथ। चौथा प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने विदेशी राष्ट्रों अर्थात पर राष्ट्र नीति जिसको अपने बोल सकते हैं के साथ कौन सी नीति अपनाई थी। विदेशी राष्ट्रों के साथ कौन सी नीति अपनाई है उसका उल्लेख करना है, पूरा वर्णन जो है आप उसका कर सकते हैं। फिर बात आती है, समुद्रगुप्त ने किन राज्यों के साथ कैचिंग बटरफ्लाई एंड सेटिंग देम फ्री की नीति अपनाई थी। ये बात अपने पहले ही कर चुके हैं। हालांकि इसी प्रश्नों में जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको मिल सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान से करें। तो बाकी इस वीडियो को आप देखें और इसको शेयर करें और याद करें इन प्रश्नों को, ताकि ये जो है आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सके 12th हिस्ट्री के जो है लिहाज से देखें तो। कंपटीशन के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।